हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 3 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पेज नंबर 1 पर बात की जा रही है। यहाँ पे ये बात की जा रही है राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सारे चाइनीज़ ऐप पे पाबंदी लगा दी अभी भारत सरकार ने। तो यहाँ पे एक एक्ट आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट, जिसे रासुका के नाम से जाना जाता है। ये 1980 में बनाया गया था। ये एग्जाम से पूछा जाता है काफ़ी, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक एक्ट है IT एक्ट 2000। तो इसकी एक सेक्शन, इसकी धारा है 69A। इसके तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी भी भारतीय जो व्यक्ति है उसको सूचना लेने से रोक सकता है। यानी कि जैसे मोबाइल से आप जो PUBG खेलते हैं या आप कंप्यूटर के थ्रू जो भी गेम्स खेलते हैं चाइनीज़, तो उन पर पाबंदी लगा सकता है। केंद्र सरकार लगा सकती पाबंदी IT एक्ट 2000 की धारा 69A के अनुसार। राइट, तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है, इसलिए यहाँ पे मैंने फैक्ट को लिया है मैंने। आगे देखते हैं पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है। ये बात की जा रही है कि ट्विटर बहुत ही फेमस है दुनिया के अंदर। USA का है ट्विटर, एक सोशल प्लेटफॉर्म है। तो भारत ने ट्विटर जैसा ही एक विकल्प तैयार किया है जिसका नाम है कू। ये एग्जाम में पूछा सकता है कू, जो कि भारतीय विकल्प है। ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही थी, मोदी जी ने कहा था अपने एक भाषण के दौरान, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का डेवलप किया है। बेंगलोर के कुछ लोग हैं। तो ये एक्चुअली 4 भाषाओं में बनाया गया है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो इसमें 3 जो भाषाएं ये क्लासिकल लैंग्वेज हैं। इसके अलावा संस्कृत हो गई, एक उड़िया हो गई, ये भी क्लासिकल लैंग्वेज है। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं भारत के अंदर। अभी आप मेरे को जो एक बकाया मैंने छोड़ दी उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से काफ़ी पूछा जाता है। तो ये न्यूज़ है यहाँ पे। आगे देखते हैं पेज नंबर 1 पे एक और बात की जा रही है कि गवर्नमेंट अभी जो केंद्र सरकार है, जो पार्लियामेंट में प्रश्नकाल को उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा स्टाफ डेडिकेट करना पड़ता था इनको। अभी कोरोना का समय चल रहा है तो ये इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो इसलिए प्रश्नकाल इन्होंने बंद कर दिया है कुछ समय के लिए। और इसको हम अभी देखते हैं आगे। अब तो ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आवर जो होता है 11 से 12 के बीच 1 घंटे का होता है। उसके बाद आता है 0 आवर। इसका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है, कभी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आता है फिर एक लंच आवर, जैसे जो कि 1 से 2 के बीच में होता है। उसके बाद 2 से लेकर 6 बजे तक जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है वो चलती है। इसमें बिल को रखना, प्रस्ताव पर चर्चा करना, बिल को पास करना, ये सारे काम जो होते हैं ये 2 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में होते हैं। तो आपसे पूछा सकता है क्वेश्चन आवर का टाइम, 0 आवर का टाइम, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आपको समझ में आया होगा इससे। आगे देखते हैं पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है। ये केंद्रीय चुनाव आयोग से संबंधित न्यूज़ है। तो ये क्या करने जा रहे हैं, भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र केंद्रीय चुनाव आयोग जयपुर में खुलने जा रहा है। ये तो ये बड़ी बात है राजस्थान के लिए कि जयपुर में पहला इस प्रकार केंद्र खोला जा रहा है। तो मैं बता दूं, वो भारत के वर्तमान में CIC जो है वो सुनील अरोड़ा हैं, यानी कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त जो हैं। और केंद्रीय चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के अंदर भारतीय संविधान में कवर किया जाता है। इसके लिए भाग 15 है संविधान का। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब बात की जा रही है पेज नंबर 2 पे। ये बात की जाती है अनुसूचित जाति आयोग की बात की जा रही है राजस्थान के अंदर, लेकिन ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338। इसके तहत प्रोविज़न है कि अनुसूचित जो जाति हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया जाएगा। तो ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338, जो आपको पता होना चाहिए। SC ST आयोग से संबंधित है ये अनुच्छेद, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं पेज नंबर 5 पे न्यूज़ है। यहाँ बात की जा रही है बांडी नदी की। मैं इसको रेगुलरली कवर कर रहा हूँ। अजमेर के अंदर बांडी नदी, जिसपे कि एनक्रोचमेंट होने की वजह से काफ़ी इसको नुकसान हुआ है नदी को, तो ये बार बार कवर की जा रही है। ये अजमेर के अंदर है, छोटी नदी है एक, फाय सागर अना सागर के बीच में बहती है ये झील, ये जो नदी है। इसके अलावा एक नदी और है बांडी नदी, ये पाली के अंदर बहती है और लूनी की सहायक नदी है ये नदी। कौन सी? बांडी नदी। तो 2 नदी हो गई बांडी, अजमेर और पाली के अंदर। तो ये जो बांडी नदी है पाली वाली, ये चर्चा में इसलिए रही थी कि 2019 में प्रदूषण के कारण NGT ने राज्य सरकार पर 20 करोड़ को जुर्माना लगाया था इस नदी के मद्देनजर। कौन सी? बांडी नदी, पाली के अंदर। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है बांडी नदी के बारे में, तो आप ऑप्शन देख के थोड़ा सा उसमें आप टिक कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि दोनों नदी अलग हैं, ये बांडी नदी पाली और बांडी नदी अजमेर। राइट, अब आप ये देख सकते हैं, ये पॉल्यूशन के कारण बांडी रिवर पर NGT ने ये 20 करोड़ का फाइन लगाया था राजस्थान सरकार के ऊपर। ये बात है 2019 की, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको इनमें फ़र्क पता होना चाहिए कि बांडी रिवर कौन सी बांडी रिवर पाली की बात की जा रही है और कब अजमेर की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है जैविक खेती की। तो भारत में जैविक जो राज्य बन गया है जैविक खेती करने वाला, उसका नाम है सिक्किम। ये पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। और इसके अलावा ये न्यूज़ यहाँ पे ये कवर की गई, भारत अपना धाक जमा रहा है पूरी दुनिया के अंदर जैविक खेती को लेकर के। कई सारी जगह मतलब चर्चाएं हो रही हैं भारत को लेकर जैविक खेती के काम में।
तो ये न्यूज़ यहाँ पे आई है। इसके बाद है पेज नंबर 9 पे बेरोजगारी से संबंधित न्यूज़ आई है यहाँ पे कि इसमें बताया गया 10 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है और मनरेगा अच्छा सा काम किया है कोरोना के दौरान गांव के अंदर, तो ऐसा ही कुछ प्लान ये लोग शहर के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं बेरोजगारी से संबंधित डेटा कौन कलेक्ट करता है भारत के अंदर। तो NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस प्रकार डेटा कलेक्ट करती है। इसके अलावा एक लेबर ब्यूरो है जो कि इस प्रकार का डेटा पब्लिश करता है। ये ब्यूरो लेबर एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है और बेरोजगारी संबंधित डेटा हर 5 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको, एग्जाम पूछे जा सकते हैं। बेरोजगारी आप जान रहे हैं कि कोरोना के समय कितनी ज़्यादा हाइक पे चल रही है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 पे न्यूज़ है, ये बात की जा रही है ग्रैंड स्लैम की, यूएस ग्रैंड स्लैम। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर टेनिस ग्रैंड स्लैम 4 हैं इंपॉर्टेंट, वो हैं यूएस, सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद विम्बल्डन और अब है यूएस ओपन। तो लास्ट है यूएस ओपन। टेनिस ग्रैंड स्लैम जो होते हैं 4 होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विम्बल्डन आप मुझे बताइए कि ये किस देश के अंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये पूरी की पूरी सीरीज में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया होता है, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद विम्बल्डन और अंत में सबसे होता है यूएस ओपन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम है, टेनिस से रिलेटेड है, कई बार प्रश्न पूछा था इन सब में। तो अभी स्टार्ट हो गए, आगे भी न्यूज़ के हम कवर करेंगे। आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 पे न्यूज़ है, ये बात की जा रही है कि मोबाइल फ़ोन से बात करना महंगा हो जाएगा अभी और, क्योंकि कुछ कंपनीज पे टैरिफ लगाने जा रही हैं कुछ एक्स्ट्रा, जो कि मंथली पॉकेट पे भारी पड़ेगा आपकी जो कस्टमर्स है उसके। तो इससे संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई इसका नाम है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये। तो जो कि टेलीकॉम कंपनियों पर निगरानी का काम करती है। ये जो संगठन है ये 1997 में बनाया गया था और एक स्टेचुटरी बॉडी है ये, मतलब कि एक्ट के थ्रू पास किया गया था ये 1997 में। तो पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है, ये बात की जा रही है INS विराट। INS विराट जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत के अंदर, भारतीय नेवी के पास था ये। तो ये भारत ने ब्रिटेन से खरीदा था। इसका निर्माण वर्ल्ड वार 2 से स्टार्ट हुआ था, मतलब काफ़ी पुराना है ये। तो इसको 2017 में भारतीय नेवी ने डीकमीशन कर दिया, मतलब कि इसे ऑपरेशन से हटा दिया भारतीय नेवी ने अपने, राइट। तो अब इसकी बात ये की जा रही है कि इसे डिसमेंटल करने की बजाय क्यों ना ऐसे म्यूजियम बना दिया जाए, क्योंकि काफ़ी पुराना ये जो विराट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है बहुत पुराना है ये, मतलब वर्ल्ड वार 2 के टाइम से इसका बनना शुरू हुआ था, फिर इसमें कुछ अपडेट होते गए थे धीरे धीरे। तो इसको म्यूजियम बनाने की बात की जा रही है इस न्यूज़ के अंदर, ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कब डीकमीशन किया गया है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये है आरक्षण से संबंधित न्यूज़ है ये। तो यहाँ पे महाराष्ट्र को लेकर के कुछ बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी 11 जजों की पीठ बनाई जाने की बात की जा रही है। महाराष्ट्र में 50% से ऊपर आरक्षण देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जिक्र किया गया है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, जो कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, उनमें से 9वीं अनुसूची के अंदर इस सब्जेक्ट को डाल दिया गया है, ताकि इस पर कोई छेड़खानी ना हो सके, कोर्ट इसमें कोई दखल ना कर सके ज़्यादा। तो इसलिए इसको सेफ्टी के लिए अनुसूची 9 में डाल दिया गया है। तो यही बात इसमें की जा रही है कि महाराष्ट्र के अंदर में भी इसी तर्ज पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो एक्स्ट्रा डिमांड चल रही है वहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए अनुसूची 9 का संबंध किससे है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, बेनामी संपत्ति एक्ट 1988 में बनाया गया था और 2016 में इसमें संशोधन भी किया गया था। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है, शशिकला को नोटिस दिया गया इसके तहत, इस एक्ट के तहत। इसमें क्या होता है कि जो भी एक्चुअली जो भी संपत्तियां होती हैं, जो कि कई सारे मतलब गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए ट्रांसफर की जाती हैं एक से दूसरे इंसान के बीच में, तो उन पे बेनामी संपत्ति एक्ट काम करता है। जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कोई क्लियर एंटाइटलमेंट नहीं है, तो उनको सरकार अपने पास ले लेती है। तो इस प्रकार के ये एक्ट है, इसमें 2016 में संशोधन भी किया गया है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। आगे देखते हैं, ये बात की जा रही है लेबनान की। लेबनान काफ़ी दिनों से चर्चा में है, यहाँ पे अनरेस्ट बना हुआ है पूरा का पूरा। तो इसकी राजधानी देख लेते हैं, बेरूत है। इनके राष्ट्रपति का नाम माइकल ओन है और ये एशिया का एक देश है। और लेबनान के अंदर एक जो आतंकवादी टाइप हम कह सकते हैं, एक रेडिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला इंपॉर्टेंट है, लेबनान से संबंधित है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो आगे देखते हैं इसका मैप हम, ये आप देख सकते हैं, ये है लेबनान, इसका बॉर्डर लग रहा है सीरिया से, और यहाँ पे इजराइल से इसका बॉर्डर लग रहा है, राइट। ये डेड सी आ जाता है इजराइल और सीरिया के बीच में, इंपॉर्टेंट पूछा था एग्जाम के अंदर। यहाँ पे पूरा मेडिटेरियन सी आ जाता है, ये मेडिटेरियन सी लेबनान से लग रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ लेबनान के बारे में कि इसकी कैपिटल हो गई है इसकी, इसमें हिजबुल्ला ग्रुप एक काम करता है। अब 2 ग्रुप हैं इसराइल के अंदर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऊपर हो जाती है वेस्ट बैंक और नीचे होती है गाज़ा पट्टी। तो वेस्ट बैंक पे ग्रुप है जिसका नाम फतेह, और गाज़ा पट्टी पे ग्रुप है हमास। तो फतेह थोड़े से मॉडरेट टाइप लोग हैं, और जो हमास लोग हैं ये एक तरीके से आतंकवादी या उग्रवादी टाइप संगठन है ये। तो दोनों के दोनों संगठन है यहाँ पे।
ये इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ये यहाँ पे इराक है, फिर इसके बाद तो ये आपको इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। ऊपर टर्की हो जाता है, ये फिर अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट आ जाता है यहाँ पे। तो इसका ये मैप है। आई होप कि आपको मैप के थ्रू चीज़ समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।